सबसे पहले आप लोग जो है ये बात को समझिए कि हमारे जो 10वीं क्लास में जो गणित का परीक्षा होने वाला है, मैथ का इस वर्ष परीक्षा होने वाला है, तो इस वर्ष सिलेबस का हिसाब से हम अगर आप लोग को बात करें तो टोटल जो है प्रत्येक वर्ष 80 नंबर का एग्जाम होता है एग्जाम सेंटर में। मैथ का भी और साइंस का भी सेम ही होता है, 80 नंबर का एग्जाम होता है एग्जाम सेंटर में जाओगे तो इसमें 2 पेपर कर दिया है अब, एक सब्जेक्टिव पेपर और एक ऑब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर भी 40 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव पेपर भी 40 नंबर का होगा। तो ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आएंगे? तो ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और समय कितना रहेगा? तो 1.5 घंटा रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटा में बना लेना है। ठीक है। और कितना नंबर का? तो 40 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर गलती होगा तो नंबर काटेगा कि नहीं? तो नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना कि गलती होगा तो नंबर नहीं कटेगा। इसलिए एग्जाम सेंटर में जाने के बाद आपको 40 का 40 क्वेश्चन बना के आना है। ये नहीं कि हमको एक क्वेश्चन नहीं बनाने आ रहा तो उसको हम नहीं बनाएंगे। अगर जो है थोड़ा सा भी उसमें आपको दिमाग काम कर रहा है, थोड़ा सा भी लगभग में भी बुझा रहा है तो उसको बना देना। वैसे मॉडल पेपर अच्छे से, जितने भी मॉडल पेपर 5-6 सेट जारी होते हैं, सारे मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लोगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको लगभग करना पड़ेगा। पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से आपको टच करेगा। और मॉडल पेपर जब हम सॉल्यूशन कराएंगे आपको, तो उस जहां से मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अगल बगल के पड़ोसी के सारे क्वेश्चनों को आपको हम करा देंगे, जिससे अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपका 10 क्वेश्चन क्लियर होगा, वहां से 5 क्वेश्चन क्लियर होगा। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमको आएगा ही नहीं, यानी कि सारा मॉडल पेपर जब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये जो पढ़े हैं उसी से आएगा। तो आज तक यदि आप थोड़ा भी नहीं पढ़े होंगे गणित, ध्यान से सुनो, आज तक यदि आप थोड़ा भी गणित नहीं पढ़े होंगे और जब अब जो मॉडल पेपर हम पढ़ाने वाले हैं उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो हमें उम्मीद है कि आप जो है एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग मैथ का मॉडल पेपर पहला पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सेट 1। ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है मॉडल पेपर का। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्वेश्चन पूरा हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना? आप लोगों के मोबाइल पे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है, तो वहां से कम क्वेश्चन अपना लिख लो किताब से, जो है पीडीएफ से। ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताते चलेंगे ताकि जो है कम समय में ज्यादा पढ़ सके ना। तो हम इसका सॉल्यूशन ही पहले बताएंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है और इसको गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो आपको जो है 140 लिखना है और इसको काटना है अभाज्य, जैसे कि एलसीएम निकालते हैं ना, तो वैसे काटना है, लेकिन किस संख्या से काटना है? अभाज्य संख्या से ही केवल काटना है, ध्यान रखना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? 2 से। तो 2 से इसमें भाग लगा दो, 7 दूना 14, 0। फिर 2 से लगा दो, 2 तिहाई 6 और 1 5 बचेगा, 10 होगा, तो 2 पचे 10। फिर आप देखो कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 सते 35। और कैसे कटेगा? आप 7 से कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये देखिए हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको आपको क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि ये जो 2 है, ये 2 का पावर 2 लिखना है। जैसे 2 रहता है उसका पावर उतना ही रहता है। 5 कैगो है तो 5 1 है तो 5 के पावर 1 हुआ। 7 कैठे है तो 7 1 है तो 7 के पावर 1 हुआ। तो एक पावर ऐसे हम लोग लिखते नहीं, एक पावर छुप जाता है ना।
तो आपको जब बोला जाएगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड कर दो और उसको पावर के रूप में लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। जैसे आपको जो है 140 की जगह पर 156 पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 156 का भी कर देंगे। 2 से काटेंगे, अभाज्य संख्या 2 ही सबसे छोटा ना, 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 13 तिया 39, फिर 13 से काट देंगे, 13 का अभाज्य संख्या हो गया। यानी कि 156 का अगर हमको निकालना रहता तो कैसे होता, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब जो है 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1, और 1 ऐसे लिखते नहीं, छुपा हुआ रहता है, आपको समझने के लिए बता रहे थे, ठीक ना। तो आप लोग बना लोगे ना, बहुत अच्छे से बना लोगे। चलो अब जो है इसको मिटाने वाला करने रखे रे, वहां से लेके आओ, तो उधर देखो ऑफिस में रखा होगा। तो बात समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 की ओर चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर लेंगे ना, और उसके गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। देखो 6q + 5 के रूप का है, के रूप का है। अब पूछता है कि कैसा संख्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, दूसरा का लिखा हुआ है, नहीं परिमेय नहीं लिखा हुआ, सम लिखा हुआ है ना, ऑप्शन इसका अलग से लिखा है, सम लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ विषम लिखा हुआ है, विषम लिखा हुआ है, और सी में लिखा हुआ है अपरिमेय, रुको, अपरिमेय, इसके बाद अपरिमेय, और इसके बाद लिखा हुआ है डी बराबर, मतलब डी में लिखा है 0। 6q + 5 के रूप का मतलब किस रूप का है, तो देखो इसको कैसे समझेंगे कि किस रूप का है, सम है, विषम है, क्या है, इसको देखो समझने के लिए q का मान आपको कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक ना। q का मान आप कुछ रख सकते हैं। 2 बोलता है कि एक धनात्मक संख्या है, यानी कि माइनस में लेना है, जब भी लेना है तो प्लस में लेना है। तो q बराबर जब 1 लेंगे, ध्यान से समझो, q बराबर जब 1 लेंगे तो q को 1 से यहाँ 1 रखेंगे तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 + 5 कितना होगा 11, कितना होगा 11। देखो 1 लिए तो कितना आया हमारा 11 आया। जब 2 लेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 लेंगे तो कितना आएगा, तो 6 दूना 12 और 5 17। जब 3 लेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18 और 5 23। हमेशा संख्या कैसा आ रहा है 11 17 23, ऐसा कैसा संख्या है, विषम संख्या है। कैसे संख्या है, विषम संख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विषम संख्या होगा। यानी q का मान अपने से रखना है, धनात्मक संख्या कुछ भी रख लो। अब देखो कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, तो विषम आया तो विषम संख्या दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोलता है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परिमेय, परिमेय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अपरिमेय, अपरिमेय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विषम, विषम, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सम। तो बताओ यहाँ पर देखो 5 + 2√3 कैसी संख्या है। तो देखो अपरिमेय, सबसे पहले जो है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, यही ना। लेकिन यहाँ पे देखो 5 + 2√3 एक ऐसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और सदैव याद करना सभी लोग, ठीक ना, कि जोड़ या घटाव किसी रूप में दिया हुआ हो और उसमें रूट लगा हुआ हो और उसका पूर्ण वर्गमूल न निकलता हो,
मतलब कि पूर्ण वर्गमूल संख्या रूट के अंतर्गत न हो, ठीक ना। तो हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि ऐसे लिखा 5 ऐसे लिखे रहेगा, मान लो कि 5√2 कैसा संख्या, तो अपरिमेय संख्या। ऐसे लिखेगा 3 - √2 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी जोड़ घटाव कहीं भी लगाया हुआ रहेगा, उसमें रूट लगावल रहेगा, तो कैसा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बात समझ में आया। चलो अब जो है इसको आप लोग लिख लो पहले। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, आपको क्वेश्चन जो है अपने पीडीएफ से लिख लेना है, ठीक ना। और बात लेकिन यहाँ पर समझ लेना कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, ठीक ना। एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, a बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा रहे हैं, a बराबर BQ प्लस R। ऑप्शन में ये चीज दिया हुआ है आपका, ए जो क्वेश्चन लिख करके ऑप्शन में दिया हुआ है क्या क्या, देखो बता देते हैं। वो ए ऑप्शन में दिया हुआ a बराबर BQ प्लस R, बी ऑप्शन में दिया हुआ है a बराबर पहला में माइनस दे दिया है और दूसरा का में दिया है a BQ प्लस R, और सी ऑप्शन में दिया है बातचीत नहीं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है b a बराबर B/Q प्लस R, और a बराबर दिया हुआ है B/Q प्लस R। देखो ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तू लोग बताओ तो। a बराबर BQ माइनस R होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, a बराबर B/Q माइनस R होता है। कौन होता है इसमें सही आंसर, इसका सही आंसर ये वाला है। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, किताब से लिखा हुआ है ना। a बराबर BQ प्लस R वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे, तो वही वाला जो है जिससे HCF ज्ञात किया जाता है, याद है ना। तो वो वाला फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट पूछ दिया कि कौन होगा। तो याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, और नहीं याद होगा तो अभी याद कर लो कि a बराबर BQ प्लस R होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। 5 बोलता है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 - 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है। यदि किसी बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों चीज दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको उस बहुपद पूछ लिया कि वो बहुपद बताइए कि कौन सा बहुपद का जो है योगफल शून्यकों का योगफल 3 होगा और गुणनफल -2 होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाते समय पढ़ाए थे कि किसी भी बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता है तो उससे बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उस फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला अगर आप याद करके रखे हैं, बहुपद ज्ञात करने का यही फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल से। क्या क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखो यहाँ पे x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ है ना। तो शून्यकों का योगफल कितना है, 3 है, तो 3x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ कि गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, -2, तो -2 लिख देंगे। अब देखो x² माइनस 3x प्लस -2। अब जिस ऑप्शन में भी ये दिया हुआ रहेगा x² माइनस 3x -2, वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। ये हम देखो शून्यकों से जो है बहुपद हम ज्ञात कर दिए, समझे। बहुपद ज्ञात करने के लिए अब आपको और कुछ भी दिया रह सकता है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल अलग अलग दिया हो रह सकता है, तो आप इस फॉर्मूला को लगा करके जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखो क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन तो किसी भी हालत में किसी से छूटना नहीं चाहिए। यदि एक क्वेश्चन छोड़ दिए तो समझ लो कि आप जो है बिल्कुल परीक्षा में फेले होने वाले हो, पास तो होना संभव है नहीं। अगर ये इतना नहीं समझ में आया तो ये वाला पार हो गया है। ऐसे है। इसमें शून्यक पूछता है। इसमें क्या पूछता है? पीएक्स के शून्यकों की संख्या। तो इसमें पीएक्स के शून्यकों की संख्या आप सभी लोग मिलकर बताओ तो इसमें पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? तो हमको देखना रहता है कि जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो वक्र रेखा दिया हुआ है, एक अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। एक अक्ष को यही वाला बोलते हैं ना। तो आप यहाँ देखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, कितने बार प्रतिच्छेद हुआ है? 3 बार प्रतिच्छेद हुआ है। तो इसमें पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? पीएक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। ऐसे लिख सकते हैं सर। अब ऐसे बनाया हुआ रहेगा, ऐसे बनाया हुआ रहेगा तो कितना होगा? तो 1 2 3 4। ऐसे बनाया हुआ रहेगा ऐसे तो कितना? तो 0। देखो एक अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद किया है? नहीं, तो 0 हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुपद। देखो बहुपद 4u² + 8u का शून्यक आपसे पूछ लिया कि इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक ऐसे जो इसको कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने के लिए इसमें भी देखो u है, इसमें भी u है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 में 4 छुपा हुआ है। तो पहले कॉमन ले लो। क्या ले लो? 4u कॉमन ले लो। तो यहाँ बचा 1u और यहाँ बचा 2u। u नहीं बचा यहाँ पे क्योंकि u तो कॉमन लिया गया, तो 2 बचा बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लास्ट में करते हैं ना। अब देखो एक बार 4u बराबर 0 लेके हल करो और एक बार u + 2 लेकर के 0 लेके हल करो। तब u बराबर देखो यहाँ पर क्या होगा? 0/4 होगा। तो 0/4 का मतलब कितना होता है? 0। 0 में कोई भी संख्या से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0। और इसमें देखो u बराबर ई प्लस में है 2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी इसमें 2 ठे शून्य क्या आया? कौन कौन शून्य का आया? u बराबर 1 0 आया और u बराबर 1 -2 आया। तो इस बहुपद का शून्य कितना हुआ? 2 शून्य हुआ। एक हुआ u बराबर 0, एक हुआ u बराबर -2। समझ गए सभी लोग? शून्य निकालने के लिए आप देखो ये बहुपद दिया हुआ है ना, तो कोई भी बहुपद दिया जा सकता है आपको शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक ना? तो आपको मध्य पद को बांट करके 2 भागों में गुणनखंड करते हैं वो वाला याद है ना? उसके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। मध्य पदों को 2 ऐसे बराबर भागों 2 भागों में बांटते हैं कि आपस में गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो। ये वाला जो ट्रिक आप लोगों को पता है, इसके हिसाब से किसी भी बहुपद का हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान था, इसलिए इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आया? चलो अब सभी लोग जल्दी से इसको लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर इधर उधर भी क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान से समझो, रैखिक समीकरण युग्म। क्वेश्चन नंबर 8 रैखिक समीकरण युग्म। आपको बताए थे हम कि देखो फॉर्मूला ये लेना होता है समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण 1 होता है, ये समीकरण 2 होता है। ये मतलब समीकरण का मूल रूप लिखा हुआ है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो जो ग्राफ खींचते हैं या हल होगा तो हल कितना होगा? आप लोगों को 3 ऐसे लिखाए थे। एक ऐसा लिखाए थे, एक लिखाए थे a1/a2 ≠ b1/b2 और एक लिखाए थे आप लोगों को a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। ये 3 चीज लिखाए थे आप लोगों को। अब बताए थे कि जब ये तीनों कंडीशन होता है तो हल कैसे कैसे होता है। जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है?
अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है, ठीक ना। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू 7/C2 होता है, तो इसमें रेखाएं समांतर होती है और कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो इसमें क्या होते हैं, रेखाएं संपाती होती है और अनेक हल होता है। कैसा हल होता है? अनेक हल होता है, ठीक ना। तो ये आप तीनों लिख लेंगे, याद कर लेंगे। एग्जाम हो सकता है, अभी मान लो मॉडल पेपर में दिया हुआ है, हो सकता है कि परीक्षा में कोई पूछ लेगा, ठीक ना। तो पूरा लिख लेना। इसमें रेखाएं क्या होती है? संपाती लिख देना, संपाती होती है, कोलिनियर। इसमें क्या होता है? अद्वितीय होता है, मतलब कि इसमें प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। और इसमें क्या होता है? इसमें समांतर होता है, समांतर। हो सकता है कि हल पूछा हुआ है, आपसे पूछ लेगा रेखा के बारे में, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अभी देखो यहाँ इतना बस समझना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2 दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट किताब से क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 2 कॉपी मार दिया है, जो एक सारणी बनवाए थे तो लोगों को हम। तो वही तो, ये तो याद करने वाला बात रह गया ना कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो अनेक हल होता है, और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो अद्वितीय हल होता है। ये आपको याद करना होगा किसी भी स्थिति में, ठीक ना। और देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और दिया हुआ है 3x - y + 12 = 0। अब इनके रेखाएं संपाती होगी, समांतर होगी, क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखो ये वाला बात पूछने लगा कि संपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगा, इसमें रेखाएं बताइए। ग्राफ जब खींचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे सबसे पहले। A1/A2 B1/B2 C1/C2 यही ना करेंगे। तो A बराबर इस शुरू में बताओ, तो इसमें A1 बराबर कितना है? 6 है, B1 बराबर कितना है? -2 है, C1 बराबर कितना है? 9 है। A2 बराबर कितना है? 3 है। B2 बराबर कितना है? इसके साथ का गुणनांक -1, और C2 बराबर कितना है? इसके ये वाला 12। तब A1/A2 करो तो 6/3, B1/B2 करो -2/-1 और 9/12। अब इसको काटो, 3 × 3 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ 3 3 9 3 चौके 12, ये आया 2, यहाँ 2 और यहाँ आया 3/4। तो देखो 2 2 के बराबर है ना, लेकिन 2 3/4 के बराबर है नहीं है, यानी कि 2 2 के बराबर है लेकिन 2 3/4 के बराबर नहीं है। किस रूप में आया? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आया। यही तो पूछ रहे थे कहाँ बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे सामने साक्षात दर्शन हो जाता है कि ये देखना रहता है सामने वाला की बराबर है कि नहीं। तो 2 के बराबर 3 है, 2 के बराबर 3 बोल सकते हैं? नहीं। 2 के बराबर 2 बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते थे, बोल सकते थे, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह। लेकिन यहाँ पे इसको बराबर नहीं बोल सकते, बराबर है ही नहीं। तब जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो क्या होता है? रेखाएं कैसी होती है? तो देखो जब इस रूप का होता है तो संपाती, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो प्रतिच्छेदी, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समांतर। इसका सही आंसर क्या होगा? समांतर होगा, रेखाएं समांतर होगी। बात समझ में आया? अब देखो अगला क्वेश्चन, सब लोग लिखते चल रहे हो ना? तो बोले थे ना कि लिखते चलो। आप जब बोला जाता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से क्या करो। तो डिसिप्लिन में थोड़ा रहो कि सर जो बोल रहे हैं उसको माने हम, ठीक ना। और नहीं तो फिर क्या होने वाला है
जब यहाँ नहीं आप समझ पा रहे हैं, अभी इतना लिख नहीं पा रहे हैं, तो एग्जाम में क्या होगा खुद समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर आपको 9 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और बोलता है एक x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल ज्ञात कीजिए। इसका हल पूछ लिया, तो इसको समीकरण 1 ले लेंगे, इसको समीकरण 2 लेंगे। अब हमको जो है, आपको जब समीकरण पढ़ा रहे थे तो कई मेथड बताए थे समीकरण को हल करने के लिए, x और y का मान ज्ञात करने के लिए, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि बताए थे, जैसे कि आपको विलोपन विधि बताए थे ना, वज्र गुणन विधि बताए थे। तो यहाँ पे आपको जो विधि लगाने का मन हो वो विधि आसानी से लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगता हो। तो देखो इसमें हम लगा देते हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। और इसका सॉल्यूशन तो हमको कहीं दिखाना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट हम इसको बना सके, आसानी से आंसर ला सके, वो चीज हमको काम करना चाहिए। विलोपन विधि में देखना रहता है गुणांक की बराबर है कि नहीं किसी का, तो इसमें x का भी गुणांक बराबर है, y का भी गुणांक बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो देखो 2x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे प्लस वाई और माइनस वाई को, तो कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 2 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x बराबर 4 आ जाएगा ना। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी जिसमें रखने का मन है, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में जब रखेंगे हम x का मान, तो क्या होगा, देखो x का मान कितना रखना है, जो आया है 4 आया है, प्लस y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इस समीकरण का हल अगर हम बात करें तो x बराबर 4 आया और y बराबर 2 आया। यही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, और ऑप्शन में जहां भी A B C D जो भी दिया हुआ रहेगा उसको हम कर लेंगे कि ये है, सही कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ, द्विघात समीकरण आप लोग पढ़ाए थे ना, 3x प्लस, देखो कैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है यहाँ पे, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x² माइनस 7, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x² माइनस 5x। इसके बाद सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो बात को समझो, इसमें अब आपसे पूछ लिया कि द्विघात समीकरण कौन होगा, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, यही ना इसका परिभाषा है। तो अब इसको भी हल करना होगा, इसको भी हल करना होगा, इसको भी हल करना होगा, इसको सबको हल करना होगा, देखना होगा कि कौन द्विघात समीकरण आ रहा है, ठीक ना। एक को हल करने से पता नहीं चलेगा, तो सबसे पहले इसी को हल करके देखो। एक को हल करेंगे तो क्या होने वाला है, x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना 3 माइनस 3x बराबर x² माइनस 7। अब देखो x² को इधर ले लाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 3x, ए माइनस में इधर आएगा प्लस में बराबर 0। देखो x² से x² कट गया, तो x² से x² कट गया तो ये द्विघात रहा ही नहीं रहा ना, तो इसको आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हल करके देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, डायरेक्ट हल करते हैं हम, क्वेश्चन तो यहाँ लिखे दिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab, 2 a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, 1 गुना 2 करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर,
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब देखो ए वाला इधर लाएंगे तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो एक रो कटिए जाएगा, कट जाएगा ना, तो ई भी द्विघात नहीं रहा। अब सी को चेक करके देखो, ए प्लस बी को होल स्क्वायर करके देखो, तो ए स्क्वायर सी का हल कर रहे हैं आप प्लस 2ab, तो 2x प्लस ए स्क्वायर बराबर इसको गुना करो तो 2x होगा प्लस माइनस माइनस 6 होगा। अब सबको एक करे करो, एक्स स्क्वायर 2x, अब ये नहीं आएगा, ये देखो प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस 1 और ये प्लस 6, एक्स स्क्वायर ए वाला से वाला कट गया प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें देखो एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी द्विघात समीकरण है, समझे? ऑप्शन सी क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। वो ऑप्शन डी चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ गया है, तो ऑप्शन डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे बात समझ रहे हैं सभी लोग? अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 11 लिख रहे हो आप लोग ना? ठीक है, लिखते चलो, जल्दी जल्दी से लिखो। अब जो है हमको क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। नहीं, के मूलों की प्रकृति पूछा, के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो देखो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमको एक फॉर्मूला जानना होगा। ये अध्याय 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है गणित का, ठीक ना? तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए जो है क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक ना? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फॉर्मूला है। तो इसमें आप देखो कि ए का कितना दिया हुआ है, एक साथ जोन रहता है ए होता है, एक साथ जोन रहता है बी रहता है, इसका ये जो होता है सी होता है। तो देखो यहाँ पे एक बी की जगह पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है माइनस 4, ए की जगह पर कितना दिया हुआ है, इसका गुणांक देखो, इसका गुणांक कितना है। अरे द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की जगह पर यहाँ वाला रहता है, तो यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पर सी कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो -1 लिख दो। अब इसको गुना करो, जोड़ घटाव करो, तो 1 1 हो गया, प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 4 होगा। अब इसको जोड़ो तो 5 हो गया, क्या हो गया 5, यानी डी बराबर कितना आया 5। तो डी बराबर देखो क्या क्या आ सकता है, डी बराबर आ सकता है 0, डी बराबर आ सकता है 0 से बड़ा मान, डी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, और डी का मान हो सकता है 0 से छोटा, ठीक ना? डी का मान 3 प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है डी बराबर 0, एक हो सकता है डी का मान 0 से बड़ा, एक बार हो सकता है डी का मान 0 से छोटा। यही से प्रकृति पता चलता है कि क्या होता है। तो इसका प्रकृति देखो, जब डी बराबर 0 होता है तो इसका होता है 2 वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक होता है, वास्तविक प्रकृति क्या होता है इसका, वास्तविक होता है। इसमें क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक ना? इसमें वास्तविक होता है और असमान, वास्तविक एवं असमान, यानी असमान को भिन्न भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, समान। और इसमें जब डी का मान जो है ना 0 से छोटा होने लगता है, डी का मान 0 से छोटा, तो मूलों की प्रकृति नहीं होती है, मतलब कि काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है।
तो आपको अब यहाँ देखो डी का मान 5 आया है, यानी 0 से बड़ा है कि छोटा है बताओ? बड़ा है ना 5 जी। तो इसका आंसर ये वाला होगा, वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक एवं असमान। और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल का अस्तित्व नहीं रहता है, ध्यान रखना, ठीक ना। उसका मूल आगे फिर हम नहीं ज्ञात करते। मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला देखो क्या क्या है, फॉर्मूला भी यही बता देते हैं। एक द्विघाती जिसको सूत्र बोलते हैं, ठीक ना, द्विघाती सूत्र माइनस प्लस माइनस, देखो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, यही होता है द्विघाती सूत्र, इसी को बोलते हैं। इसको अगर डी के बढ़िया से अगर हम लोग कर दे तो डी की जगह पर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी बराबर 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है ना, तो इसी को द्विघाती सूत्र बोलते हैं, याद कर लेना। ये हमारा हुआ द्विघाती सूत्र, इसको लिख देते हैं हम, क्या है, द्विघाती सूत्र। कभी एग्जाम में जाओगे तो पूछ लेगा द्विघाती केवल सूत्र, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, याद रखना होगा ये बात को। अरे बहुत काम का फॉर्मूला है, इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का 6 नंबर का पूछता ही है एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा हर हालत में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, डी बराबर, यही वाला ए शब्द ले है, डी बराबर 0, डी बराबर ये क्या, देखो ऑप्शन हम लिख ही देते हैं, बी स्क्वायर से लिख ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ऑप्शन, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, सी ऑप्शन, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। बातचीत नहीं करो, एक लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, बातचीत नहीं। इसमें बोलता है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 के। दोनों एक ही ऑप्शन लिखा गया था, एक दिन छोटा होना चाहिए, इसमें छोटा दिया हुआ है। तो देखो कब वास्तविक और भिन्न मूल्य होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि वास्तविक और भिन्न मूल्य कब होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, डी का मान 0 से बड़ा। तो ये हमें तो देखो डी का मान 0 से छोटा दिया हुआ है, जने का मुंह खुला रहता है ना, होने की संख्या बड़ा रहता है, इसका मतलब हुआ कि 0 इन लोग से बढ़न है। एक मतलब क्या हुआ कि 0 जो है इसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाला संख्या जो है 0 से बड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द्विघाती समीकरण का विविक्तर क्या होगा। एक द्विघाती समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसका विविक्तर पूछ लिया, इसका विविक्तर, तो विविक्तर का मतलब होता है यही डी वाला जो निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को विविक्तर बोलते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, द्विघाती सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है विविक्तर का फॉर्मूला। अब देखो बी किस क्या रहता है, यहाँ देखो बी कौन रहता है, एक्स के साथ वाला गुना, तो एक्स के साथ वाला कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर माइनस 4 ए देखो कौन रहता है, एक्स के साथ वाला ए, तो 1, सी यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला रहता है। अब देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ये 3 चौके 12, अब घटाओ तो कितना बचेगा -11, यानी इस समीकरण का विविधकर कितना आया, -11 आया। कितना आया, -11 आया। अब ऑप्शन में देखो कि -11 दिया है कि नहीं,
कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 14? हाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? डी। तो इसका सही आंसर हो गया। अभी इसका मूलों की प्रकृति पूछता, तो मूलों की प्रकृति पूछता तो यहाँ देख लेते कि डी के मान जो 0 से बड़ा छोटा बराबर, तो यहाँ तो -11 0 से भी छोटा है ना। तो जब 0 से भी छोटा होता है तो क्या रहता है? काल्पनिक रहता है, कोई हल नहीं होता है। लिख लिए? क्वेश्चन नंबर 15 भी बताइए देते हैं, एकदम जल्दी जल्दी से लिखते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ पे है? प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाले एपी में nवें पद में चुने। देखो क्वेश्चन नंबर 15 एपी से दिया हुआ है। बोलता है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है ना। प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो एपी में nवें पद में से चुने। ऑप्शन दिया है ए एन बराबर ए प्लस डी, ए एन बराबर ए प्लस एन डी, ए प्लस 3d, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका सही ऑप्शन डी है। ए एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन में दिया हुआ था, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक ना? लिखिए जल्दी जल्दी से। ए फॉर्मूला याद कर लेना, nवें पद ज्ञात करने का ही फॉर्मूला है एपी में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए। चलिए अब जो है आगे जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर जो है 16 से जो है अगले वीडियो में कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।